परमिता, रियान, परमिता, सील, कौशल, किशोर, सभी के पास आवाज जा रहा है? बोलो सब लोग। कोई नहीं सुन रहा है। हाँ सर। हाँ चलिए, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। एक का जो चार्ज है 10⁻⁻8 कूलम, मैंने पिछले दिन ये होमवर्क दिया हुआ था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर दिया हुआ है ट्रेंगल टाइप का, फिगर नंबर कितना है? 1 पॉइंट, फिगर नंबर 1.14 देख लो एनसीईआरटी में। दो दो अरे यार बोलने दे भाई। दो चार्ज है, एक है 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा चार्ज है हाँ -10⁻8 कूलम। अरे भाई ये ऐसे क्या हो जा रहा है? तो रेस्पेक्टिवली इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, इसलिए गलत हो रहा था तेरा। 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। तो मान लो कि एक चार्ज जो है तुम्हारा यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, एक चार्ज यहाँ पे भी है, ठीक है। दो ही चार्ज है ना रे, दो चार्ज है। हाँ, एक है 10⁻⁻8, एक है -10⁻⁸। यहाँ पे 10⁻⁻8, यहाँ पे -10⁻⁸। मतलब ये निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला है। हाँ बोलो। हाँ उसको बंद करके आना, मैं तो क्या बंद करके, बंद करके आ। पीछे का काम भी तो नहीं उस लाइट का। ऐप को ऑफ करना है, ऐप को स्विच ऑफ करो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस है 1 मीटर, 0.1 मीटर। तो अगर मैं इसको, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 0. बैठ जाओ, 0.1 मीटर। तो इसको हम अगर दो पार्ट में करें, ये टोटल है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? हाँ सर। 0.1 मीटर, इसको हम दो पार्ट में अगर करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे मान लो कि हमने पॉइंट एक ए ले लिया, ठीक है। जहाँ पे हम इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा मीटर। और ये कितना हो जाएगा? 0.05। यहाँ तक तो तुम लोग ने सही किया होगा ना। इसी प्रकार इधर पे कितना हो जाएगा? ये देखो, ये दोनों इक्वल होंगे, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये भी है। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। नहीं अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। तो अब देखो एट ई, पॉइंट ई पे, सॉरी पॉइंट ए पे देखो, ठीक है। ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? मतलब एट पॉइंट ए, ई एफ किधर की तरफ होगा? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए पॉइंट पे, इधर की तरफ, किधर? इस वाले चार्ज के लिए, इस वाले चार्ज के लिए इधर की तरफ। हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं नहीं, बोर्ड दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। यस सर दिख हाँ रहा है। अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो कि ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट हमने इधर लिया, बी पॉइंट हम कहीं पे इधर पे ले रहे हैं, ठीक है। बी पॉइंट इधर पे ले रहे हैं, सी पॉइंट इधर। ए पॉइंट पे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से E1 इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो लिखो एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देते हैं E1। क्या देते हैं? E1। लिख नहीं रहे, एकदम पूरा गैदरिंग हो जाएगा, बुक में लिखा हुआ है, मतलब तुम दिमाग में लिख के चलो E1 पे। E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1 पे, मतलब अगर हम इस चार्ज के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो कितना होगा? 1/4πε0, मतलब के इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। के, हाँ चार्ज कितना है ये? Q1 अगर इसका नाम ले लो, Q1 नाम ले लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। के Q1, इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं। तो देखा, के Q1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, इसको R1, इसको R2, R1 का स्क्वायर। तो के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9, ठीक है। Q1 चार्ज वैल्यू कितना है? 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर कितना है? इस
पॉइंट पे हमने मतलब स्टडी किया उसको, तो 0.05 का 0.05 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किए कितना आया बताओ तो, तुमने किया है ना? सर मैंने तो डायरेक्ट निकाला, चलो कोई बात नहीं। E1 जो आएगा तुम्हारा फर्स्ट वाला वो आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये आएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। आवाज समझ में? अब E2 निकालेंगे, यहीं पे हम अगर E2 निकालेंगे तो E2 फिर से हो जाएगा सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर, और इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब देखो एट पॉइंट ए पे अगर देखा जाए तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। एट पॉइंट ए बोथ E1 एंड E2 हैव सेम डायरेक्शन, होगा ना? या डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर सेम, तो क्या होगा? जो EA जो निकालेंगे, EA निकालेंगे क्या होगा? E1 प्लस E2, ये हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 आ गया था ऊपर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर, दोनों को प्लस कर दो डायरेक्ट 7 पॉइंट, देखो 3.6 3.6 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? राइट की तरफ, टुवर्ड्स राइट, सेम डायरेक्शन में था ना, इधर राइट की तरफ था, टुवर्ड्स राइट। क्लियर समझ में आया? अब जब बात करते हैं एट पॉइंट बी हमने इधर पे ले लिया, बाहर पे कहीं, अब समझ में? पॉइंट बी हमने कहीं पे इधर पे ले लिया, पॉइंट बी यहाँ पर, यहाँ पे स्टडी करते हैं। इधर पे किधर की तरफ लगेगा? E1 किधर होगा, E2 किधर होगा? E1 होगा, E2 E1 इधर लगेगा, E1 इधर लगेगा, हाँ, E2 E2 इधर लगेगा, वेरी गुड, सही बताया। E1 इधर लगेगा, E2 इधर लगेगा। नहीं आ रहा है? क्यों लगेगा? थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तब तो पता चलेगा। थोड़ी ऐसे देख रहे चेहरा, ऐसे लगेगा भाई, नहीं आ समझ? क्यों लगेगा इधर पे E1 क्यों लगेगा? बताओ, बताइए सानिया को। यहाँ पे E1 इधर की तरफ क्यों लगेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। E2 की इधर पे क्यों लगेगा? ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पीछे पलटोगे पता चल जाएगा। अब ऐसे चेहरा बना के देखोगे, एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी किया ना, सेम टू सेम था ना, अब उसी पे बेस्ट दूसरा वाला दे दिए, तो उसको तो पढ़ेंगे ही नहीं यार, सर ने करा दिया, अब लिखा गया तो हो गया, काम खत्म। मतलब कॉपी में लिख दिया, हमको आ गया। यकीन मानो, कॉपी में तुम जितना चीज लिखे हो, अगर उसको रिवाइज नहीं मारे तो 10 दिन 15 दिन बाद तुम खुद पढ़ोगे, तुमको खुद नहीं समझ में आएगा तेरा लिखा हुआ सही बोल रहा है गलत। कभी कभी ऐसा हुआ तेरे साथ? जब पूरा अच्छे से समझ के लिखे हैं और 10-15 दिन बाद पढ़ रहे, समझ में नहीं आता है, तेरा खुद का लिखा हुआ तू खुद नहीं बता पाएगा। तो करना क्या है, जैसे जो चीज़ आज पढ़ाया घर जाके उसको रिवाइज करना है। अगले दिन कब पढ़ना है? अगले दिन शाम में मिलेगा तो शाम, उसके बाद उसका पुनः रिवीजन देना है 3 दिन बाद। बोलोगे कि सर इतना टाइम कैसे, पूरा दिन ट्यूशन था? पूरा दिन ट्यूशन तुम कहाँ करते हो? पूरा दिन सोए रहते हो, फ्री में खेल रहे हो। तो रिवीजन पहली बार रिवीजन जो करोगे, जो चीज़ हमने पढ़ाया, मान लो 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी पढ़ाया, उसको रिवीजन करोगे तो तुमको 2.5 घंटे थोड़ी लगेंगे, तुमको 1 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। 3 दिन बाद जब उस चीज़ को रिवाइज करोगे तो 3 घंटे, 1 घंटे भी नहीं लगा, आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट। क्यों? क्योंकि वो तुमको बहुत अच्छे से आ गया। अब फिर से अगला रिवीजन देना है 1 वीक बाद। कब देना है? 1 वीक बाद। उसी चीज़ को डेट बाय डेट तुमको क्यों बोल रहा हूँ, लिख लिख के पढ़ो कि भाई इस डेट का रिवीजन हो चुका है, ऐसा मतलब एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और उसके बाद जब स्कूल जाओगे तब दोगे एक बार रिवीजन। यकीन मानो एक भी छोटा सा कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलोगे, पूरा याद रहेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहला रिवीजन अगले दिन, यानी तो शाम को हम जो पढ़ाए हैं आज जाके पढ़ेंगे ना आप घर पर, उसको रिवाइज करेंगे ना, हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बातें भूलेंगे, 3 दिन बाद जो रिवीजन मारेंगे तो उसमें समय थोड़ा कम लगेगा कंपेरेटिवली फर्स्ट डे से। और उसके बाद ये एकदम अच्छे से आ गया, पूरा क्लियर होगा। जो जो चीज़ क्लियर नहीं हो हमसे पूछ नहीं सकता। उसके बाद 7 दिन बाद फिर से उसको रिवाइज मारेंगे, और उसके बाद रिवाइज मारने की जरूरत नहीं, वो 1 महीना बाद फिर स्कूल जाके फिर मारेंगे। और उसके बाद एग्जाम में पढ़ने उठने की जरूरत नहीं। कैसे एग्जाम के टाइम में हम लोग क्या करते थे पता है? हाँ ये आता है, ये अच्छा फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ ये भी आता है, ऐसे ऐसे बस देखते थे। एग्जाम के दिन ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। तुम लोग क्या करते पता है?
बट्टे ये बताते तू कैसे आ गया? मतलब एग्जाम के दिन भी पढ़ रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? पढ़ रहे होते हैं एग्जाम के दिन। बस ऐसे देखना है 2 घंटे, बस पलट के देखना है, कंटेंट को दिमाग में सेट करना है। और हम कहाँ पे जाके पढ़ते थे पता है? बाथरूम के अंदर बैठ के आराम से वेस्टर्न वाला, उसमें जाके गिरा देते थे, उसमें बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ने कहाँ देगा? हॉस्टल में भाई ये बताना, भाई मैं तो फेल हो जाऊंगा, भाई बचा ले पार्टी दूंगा। तो रात में ही 3 मतलब 6-7 बजे सोए हैं, सबको पता है सोए, अब उठेगा उसको तंग करेंगे। किसी को दिखा के भी बाथरूम नहीं जाएंगे, मतलब लात मार मार के बाथरूम का गेट तोड़ देता था। तो मतलब ऐसे जाते थे कि किसी को पता न चले, गए और उसके बाद आराम से बैठे, आराम से 2 घंटे बाद निकलो। इधर पे भी जब पता चल गया तो जूनियर वाले बाथरूम में जाके घुसे। मतलब ऐसे करके कंटेंट देखेंगे ना। मेरा एक मतलब वीक पॉइंट कह सकते हैं, पूरा साल मैं पढ़ता था, एग्जाम के टाइम पे मैं नहीं पढ़ता था। जैसे एग्जाम है ना, उस टाइम पे मुझे पढ़ना नहीं है। एग्जाम जिस दिन है रात में थोड़ा सा पलटना है, सुबह में थोड़ा पलट के देख लेना है, बिंदास। सब लोग पूरा रात पढ़ रहे हैं, हम आराम से सो रहे हैं कर्राटे मार के। लेकिन हाँ, एक मतलब डिवाइड कह सकते हैं कि शाम को या सुबह को थोड़ा कंटेंट नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता था, आती हुई चीज़ लिखने में दिक्कत हो जाती थी। आया बात समझ में? बस वो करते थे, पूरा साल पढ़ो, एग्जाम करने पे फुल मस्ती, ग्रैंड मस्ती। सब अरे तेरे को टेंशन नहीं है क्या? तेरे को पर टेंशन नहीं, ऐसे बोलता था भाई एग्जाम है तेरा कल। क्या एग्जाम? कैसा एग्जाम? आराम से घूम गए, सब आता ही है। आज जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ो लास्ट के 1-2 महीने। तो तुम्हें भी मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ परमानेंटली करो, एक बार करके देखने यार, एक बार करने में क्या जाता है? ट्राई करना चाहिए हर चीज। बोलता है ना कि भाई एक बार ये करके देख, एक बार स्टिंग पी के देख। बच्चे आते बोलते सर ये स्टिंग है, ये सर अल्कोहल नहीं है इसमें। फिर मैंने उसमें दिखाया, उसमें ऊपर में लिखा हुआ था, क्या बोलते हुए थे जो चाय चाय कॉफी में पाया जाता है, कैफीन। इसका काफी ज्यादा अमाउंट उसमें दे रखा था। मैं बोला देखो ये पी रहे हो तुम, मतलब इनडायरेक्ट रूप से तुम आदत लगा रहे हो अपना नशेड़ी बनने का। तो इसी प्रकार एक बार करके देखो, मजा आएगा। मतलब जब चीजें सॉल्व होने लगे तो फिर अपने आप तेरा मन ऐसे ही पढ़ने का करेगा। और रात भर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जाग के बोलता है। बहुत सारे यूट्यूबर सब बोलेंगे तुमको नहीं जैसा मन करे वैसा करना चाहिए। भाई साहब जैसा मन करे वैसा करना चाहिए, तो जैसा होना होगा वैसा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं आया तुमको? कुछ नहीं होता रात रात भर जगने से। डेली पढ़ाई करो 2 घंटे, बस डेली 2 घंटे पढ़ डालो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता 90% लेने से। नहीं यकीन होता तो एक बार फाइनल एग्जाम गया बाहर में, टर्म 1 के लिए तू पढ़ के दिखा दे, 2 घंटे डेली पढ़ के दिखा दे टर्म 1 तक। अगर टर्म 1 में अच्छे मार्क्स ना आए तो छोड़ देना, गाली मार देना 4 मेरे नाम पे। सही है ना? लेकिन ईमानदारी से। बी पॉइंट पे कन्या पाउल, E1 किधर होगा? लेफ्ट साइड। E2 किधर होगा? राइट साइड। तो E1 निकालिए, कितना आया? एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी E1 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इंटू जो निकालेंगे ये कितना आएगा? ये भी सेम ही आ जाएगा ना? नहीं ये अलग आएगा। हाँ रेडियस इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज हो जाएगा रेडियस जरा बताएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे, ये प्लस ये प्लस ये रेडियस। जैसे इसके लिए देखे थे, इसके लिए देखे थे तो रेडियस अलग था, अभी तो इसके लिए देख रहे हैं तो रेडियस तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्या लिखूँ? इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.15 का स्क्वायर। रेडियस बस चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। माइक्रो लिख दिया। ये बी और बी का डिस्टेंस तो आपने नहीं निकाला। किसका? 0.05। निकाला सर। बी जो है वो तुम्हारा 0.05 ले लिए उतने पे, सेम डिस्टेंस पे स्टडी कर रहे हैं। ये जो ए था ना, ए कितना लिया? 0.05 अंदर लिए थे ना, तो इतना एक बी पॉइंट इतना बाहर ले लिए। मतलब नहीं समझे यार, ये इतना हटा के लिए थे ना 0.05 पे, इधर पे 0.05 भी ले लिए। ये जितना अंदर लिए थे बी उतना बाहर ले लिए 0.05। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था 12 लिखा था ना, चलो जो भी मिल गया मिल गया। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है सर? अपोजिट है, तो क्या होगा? माइनस होगा। अब माइनस क्यों होगा ये मत पूछिएगा, ये तो डेरिवेशन में हम बता रखे हैं माइनस कब होगा प्लस कब होगा। डेरिवेशन में पूरा लॉजिक के साथ बताया ना, तो कम से कम न्यूमेरिकल में ये चीज़ मत पूछो। न्यूमेरिकल में कब पूछा जाता है ये चीज़? जब थ्योरी ना आती है। तो हमने थ्योरी पूरे अच्छे से करा रखा। तो क्या होगा? हेयर डायरेक्शन ऑफ E1 and E2
आर ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू E1 माइनस E2। सानिया समझ में आ रहा है? तुम्हारा ये तुम्हारा दिमाग में पढ़ लियो, तुम्हारा और थोड़ा बहुत इसका भी मतलब क्या नाम है, मतलब डायरेक्शन को लेके कंफ्यूजन चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है ना, चल रहा है ना। E1 इधर कैसे होगा, E2 इधर कैसे होगा, एक बार जाके थ्योरी पढ़ना। नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बता दूंगा तुमको, एक बार पढ़ना। लेकिन अगर मैं फिर से बता दूंगा फिर नहीं तुम जाके पढ़ेगी, मुझे पता है। तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा डायरेक्शन को लेकर, तुमको तो नहीं हो रहा, तुमको नहीं हो रहा ठीक हो, देखो नहीं हो रहा, तुम दोनों को हो रहा है, घर पे जाके रिवीजन नहीं किया, बस फोटो डालते रह गए, वीडियो बनाते रह गए, ठीक है। बोलोगे सर आपको कैसे पता है? हमारा सूत्र बहुत बड़ा है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 3, यही होगा ना। माइनस करने पे कितना आएगा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4। बोलोगे कि सर ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे कैसे होगा? भाई साहब इसमें 10 टू द पावर 3, इसमें 10 टू द पावर 4 है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा। ये वैसी दिख रही है गौर से, इसमें से इसमें से माइनस कैसे होगा? एक 10 इधर पे दे दे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ये बच जाएगा। मतलब जैसे भी उसमें बैलेंस करके करोगे तो कितना बोला? 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। रिजल्टेंट किधर होगा? बड़ा वाला कौन है? E1 है ना, बड़ा वाला कौन है? E1 है, और छोटा है E2, तो E1 की तरफ होगा। जो ज्यादा मतलब पावरफुल होता है उसी का पावर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो टुवर्ड्स लेफ्ट। आ गया मजा? ये ऑलरेडी एक एग्जांपल है आपके मतलब बुक में, उसमें भी किया हुआ, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए सानिया पर। सर ब्लैक सभी को चाहिए, ब्लैक सभी को चाहिए। ये ब्लू है ना, ब्लैक ये ब्लैक है ना। इन लोगों ने नया कोड बनाया है। सर ब्लैक। अरे हाथ नहीं तो डंडा क्यों काम आएगा? वो नहीं तो ही देखिए ना, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। ये देखिए यहाँ तक सीखा। इसको सर ब्लैक, सर इधर ब्लैक। चलिए हाथ निकालिए, हम नहीं पहुंच सकते, हमारा ब्लैक डंडा। नहीं है, नेवी ब्लू है। अरे नेवी ये ब्लू ब्लैक है? नहीं है सर। अच्छा अच्छा, मारिए क्या नेवी है? ब्लू। अरे अब बोलो ये डंडा का आविष्कार कब किया गया? ये डंडा कब लगा पता? जब कोरोना वायरस नहीं था तो सोशल डिस्टेंस में मारते थे सीधा 3 बेंच तक, लेकिन ट्यूशन नहीं बंद हुआ। सर वो भुजिया वाला क्या है? भुजिया मार के भुजिया। अच्छा वो खत्म हो गया। सुन, कोरोना में पता क्या है, ये बार बार ना टाइम चेंज कर रहे थे, तो हमने भी ठान लिया कि पकड़ने नहीं देंगे। हमने बैच का टाइम क्या रखा था पता है? 4:30 AM टू 6 AM, 4:30 बजे से 6 बजे। बच्चे इतने बहादुर आ जाते थे पढ़ने। 6 बजे कोई भी आदमी चेक करने आएगा तो कब आएगा? 6-7 बजे जागेगा, उसके बाद आएगा ना, उससे पहले छुट्टी दे देते थे, चला जा रात को पढ़ा दे, नो प्रॉब्लम। हाँ 4:30 बजे 9th वाला बैच होता था। वो कंका नहीं है, कंका, और जो अरे वो जो ऑटो में बच्चे को जो लेके जाते हैं हमारे बच्चों को, तो उनके पापा का ऑटो रहता था, सब बच्चे को उनका ड्यूटी दे देते कि उठा के लाना है, बस लेके आ जाते थे, उनको पैसे मिलते थे बदले में। हाँ आगे लिखिए। एट पॉइंट सी, अरे सी तो मिटा दिए, पर भावनाओं को समझेंगे ना, ऊपर में था, हाँ, ठीक है। एट पॉइंट सी मुझे लगा खत्म हो गया, मैं नया टॉपिक लिखाने वाला था, तो बोलते हैं एट पॉइंट सी, ठीक है। एट पॉइंट सी, सी पॉइंट कहाँ पे था? ऊपर में, ऊपर था। एक का, दूसरा, तीन का, ये है सी पॉइंट, ठीक है। तो सी पॉइंट पे किधर लगेगा? इसी कैसे लगेगा? इक्वल होगा, जितना यहाँ पे था जितना यहाँ पे था, इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इक्वल ही होगा यहाँ पे। तो जब इक्वल ही हो दो वेक्टर, तो क्या लगेगा? वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर 1 इंटू वेक्टर 2 कॉस थीटा। तो लिख दे डायरेक्ट, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो ना, प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा सर बताइए? है ना, सही है। वो 60 का वैल्यू कितना है? तो 60 का cos 60 है 1 by 1/2 ना, ठीक है डाल दो। तो E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर, अच्छा E1 E2 दोनों तो इक्वल होगा ना, E1 E2 दोनों इक्वल होगा, हाँ तो E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू cos 60, तो ये क्या हो जाएगा?
E1 और E1 क्या हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर इंटू 1 by 2 cos 60 कितना आता 1 है by 2 तो 1 by 2 2 टका 3E1 का स्क्वायर क्या हो गया 3E1 का स्क्वायर तो क्या होगा भाई इसको सोल्व करके सर क्या बोलो गलती हुआ क्या नहीं हुआ कैसे निकालोगे इसको मैंने तो अरे निकाल ना बता ना कुछ नहीं करने से थोड़ी होगा टू स्क्वायर और 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा कैसे हाँ 3 square 3 स्क्वायर अच्छा E1 cos 60 E2 cos 60 वही हुआ बात है कि वो 9 × 10 to the power 3 तो 9 बाहर निकल के अच्छा 2 बार 9 भी हो गया ठीक है ठीक है ये भी सही है आ गया आंसर कितना है 9 × 10 to the power 3 आ गया सही है क्या है E√3 अरे E1 का वैल्यू रखो ना E1 का वैल्यू कितना था E1 E2 का वैल्यू तो इक्वल ही था ना E1 E2 तो इक्वल होगा 9 × 10 to the power 8 क्या बोल रहे हो कि यहाँ पर 3 स्क्वायर √3 √3e अरे E1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 E1 स्क्वायर और 1 E1 स्क्वायर 3 E1 स्क्वायर हो जाएगा ना 3 E1 स्क्वायर हाँ तो E1 रूट से स्क्वायर बाहर अरे निकल हाँ एक जाएगा बार आ गया हाँ सही बोला तो √3 का वैल्यू कितना होता है √3 का वैल्यू 1.732 ये डालोगे हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ होगा भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है पता है एक चीज़ गलती हुई है थीटा का गलती हुआ है थीटा जो इसलिए गलती हो रहा है यहाँ पे एंगल को लेकर प्रॉब्लम है 60 शायद नहीं होगा नहीं गलत बोल रहे हो यही तो मार देंगे कपार फोड़ देंगे 120 होगा एंगल बता रहा हूँ डायग्राम देखो ये देखो ये फर्स्ट पॉइंट ऐसे समझो पूरा नहीं बना रहा हूँ ये सेकंड पॉइंट और ये सी पॉइंट तो इस पॉइंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा इधर देखो भाई साहब इधर देखो खाली आंसर लाने से नहीं भाई यहाँ पे कुछ गलती हुआ है ठीक है आपने इस पॉइंट पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो निगेटिव वाला चार्ज है किधर की तरफ होगा इधर की तरफ होगा E2 ठीक है E1 हो गया E2 हो गया अच्छा और गलती हो गया तो मुझे 60 डिग्री मान लेते हैं ये 60 है ना 60 ये भी 60 ये भी 60 भावना इधर पे हो गया E2 इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा ये बनेगा रिजल्टेंट यही तो होगा जो अपना E होगा E वेक्टर यही होगा E वेक्टर समझ रही हो सानिया उसी डायग्राम में अब दिख रहा है इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2 E1 E2 तो इसको पैरेललोग्राम तैयार किया तो ये होगा E वेक्टर रिजल्टेंट होगा अच्छा ये वाला एंगल चाहिए ना E1 E2 के बीच का एंगल ये तो स्ट्रेट लाइन 180 ये 60 ये कितना होगा 120 होगा गलती हो रहा था cos 120 क्या होगा cos 120 डिग्री तू आंसर कैसे लिया भाई ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ हाँ देख अब हो गया ये √3 की वजह से मेरा टेंशन बढ़ रहा था √2 होगा E1 + E2 देखो ना सर हाँ ये देखो टका कट गया 2 अब देखो अच्छा कोई बात नहीं समझ गए हमारी बात समझ गए मैंने E1 पे भी 60 डिग्री किया था और E2 पे भी 60 अब देखो रूट के अंदर क्या हो गया इनमें दोनों पे कर दिया तो 60 61 20 हो गया E1 का स्क्वायर ये देखो माइनस E1 का स्क्वायर ये माइनस है ना इधर पे तो 2 E1 में से एक E1 को माइनस करें तो एक ही E1 बचेगा ना तो क्या बचेगा अंदर में E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर कितना आएगा E1 क्या आ जाएगा E1 आया बात समझ में E1 = E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 और E2 दोनों इक्वल होंगे ठीक है कितने बार हो चुके हैं लिख चुके हैं तो E1 = E2 इक्वल टू E जो अपना आया E1 मतलब E पॉइंट मतलब ये जो फील्ड एट C इक्वल टू E1 = E2 आया बात समझ में ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर मतलब वही आएगा 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ 3 N/Q समझ में आया सबको एंगल का प्रॉब्लम हुआ था अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सीजन ट्यूशन आ जाया कर घर पे डेली नहीं बैठना है
अभी देखिए लड़कियां इतनी बहादुर, रात के 10 बजे अकेले चल के जाते हैं, किसी का कोई खौफ नहीं। हाँ, कौन रोक सकता है? हाँ, शेरनी है हम, छोटी वाली। तीन शेरनी। दो तो शेरनियां है, लेकिन एक तो आलू का भूरा है। आलू का भूरा, बोलने दे, इसका मत सुन। सर आलू का बोस। आलू का बोरा। यार तू तो कम से कम अपने दोस्त का साथ दिया कर। क्यों? ये तो भाई का साथ देगी ना। अब बहन की बहन ने ये तो सर जस्ट इग्नोर करिए, क्या है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, टेंशन मत ले। तो अगली और अभी के साथ आप और करिए। चलो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तू क्या सीखी? लिखिए इलेक्ट्रिक, ये नहीं लिखा क्या? इसको कंप्लीट कर लिए? हाँ सर। अब मैं बैठ के लिखाता हूँ, तुम बस सुन सुन के लिखो। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन सुन के लिखिए, मैं बैठ के बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, फर्स्ट स्टार पॉइंट। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज, देखो आप जितना भी टॉपिक है वो सब थ्योरेटिकल है, और ये जो होता है ना, ये हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, तेरे में भी पूछे जाएंगे, PT1 में भी। 5 प्रॉपर्टी या फिर 3 प्रॉपर्टी पूछ ले जाएंगे, मतलब ये टॉपिक नहीं पूछेंगे, इनके बाद बोला। अभी सुन, अभी पढ़ रहे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उनके प्रॉपर्टी पूछे जाते हैं, तो डिफिनेशन भी तो लिखना पड़ेगा ना। डिफिनेशन लिख के उसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा? वो लिखिए एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा ये बताइए पहले आता किस किस को है अच्छे से, ये बता पाएंगे? किसको आएगा? पिनाकी के अलावा बंटी जी आप बताएंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में कुछ बताएंगे? आप बता दीजिए। नहीं हम तो बताएंगे ही लास्ट में, पहले आप बताइए कुछ। नहीं बताएंगे? सर इलेक्ट्रिक लाइन क्या होता है, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल हाँ, रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और कुछ बोलेंगे? उसके डायरेक्शन में डायरेक्शन की तरह होता है टेंजेंट। हाँ थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड ढूंढ के ला रहे हैं। टेंजेंट से मतलब जिधर की तरफ कर्व गया होगा किसी भी पॉइंट पे, मतलब चेक करेंगे तो उसके टेंजेंट की तरफ डायरेक्शन सबका एक ही होगा, मतलब जैसे इधर की तरफ गया, इस जगह पे, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ फुल्ली कर्व नहीं होगा, फुल्ली कर्व कैसे होगा? क्लोज लूप नहीं होगा, ओपन लूप होगा, ठीक है? हाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे एंड होता है। बहुत अच्छा, सारे बात तो बोल ही दिए। दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्रॉस नहीं, ये तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और जितना भी क्लोज मतलब होगा उतना भी स्ट्रॉन्गेस्ट, जितना क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जितना दूर होगा उतना वीक होगा। बहुत अच्छा। और कुछ? संदीप सर के बच्चे बच्चे ना हाँ बच्चे नाम तो देखो जब एग्जाम होगा ना तुम्हारा, इस क्वेश्चन को एकदम गांठ बांध लो। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर साल पूछेगा, ये सबको पूछेगा, केवी वाले को पूछेगा, नवोदय वाले को पूछेगा, सेंट्रल नॉल वाले को पूछेगा, सबको दुनिया को पूछेगा, पूछे। पूरा दुनिया को पूछेगा। दुनिया ठीक है? अगर ना पूछे तो मतलब नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइन ठीक है, तो हम पूछ लेंगे। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which an electric line of force। ग्रेस तुम आगे क्या? ग्रेस रोकुम may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move पॉजिटिव चार्ज would tend to move would tend to move when free to do so in an electric field, when free to do so। हाँ सर क्या बोल रहे हैं? अच्छा जब और पूछ रहे हैं तो तुम लोग शांत रहो, तब ना हम सुनेंगे। हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर सुनाई नहीं दे रहा है, आप धीरे बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं खड़ा होके बोलता हूँ, फिर पास में आके माइक के पास। अच्छा लिखिए फिर से बोल रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so
in an to do when free to do so in an electric field and the tangent to which at any point give the direction of the electric field at that point. याद करना मुश्किल होगा ये थोड़ा, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करता होगा। अब देखो इन द फिगर के बाद क्या बोले सर? डायरेक्शन ऑफ द के बाद डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बुक से पता तो फिगर नंबर कितना है? ऐसे करके ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार बहुत मिला। ओके 1.14 कुछ भी बोले यार, हटा। मुझे लगा कि चैप्टर 2 पर है। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तू 2 वाला पे लिख रहा है? नहीं, इसीलिए मतलब आप जो क्वेश्चन कर रहे थे मैं इसको 2 वाले के हिसाब से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। हाँ इलेक्ट्रिक प्लस 1 के जैसे लगे तो 1 अरे चल हटा, कैसे बनाते हैं? इन द फिगर द कर्व PQR, ये रहा कर्व P ले लिया, Q यहाँ पे ले लिया, थोड़ा पीछे ले। इन द फिगर द कर्व PQR इज एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, PQR कर्व जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। फुल स्टॉप। द टेंजेंट ड्रॉन PQR is an electric line of force. In the figure, the curve PQR is an electric line of force. Full stop. देखिए, the tangent drawn to this curve the tangent drawn to this curve at the point P gives the direction of the field. तो देखो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो बताएगा ये डायरेक्शन ऑफ द फील्ड EP, मतलब P पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा, EP वेक्टर, ठीक है। आगे लिखिए क्या लिखा? P gives the direction of the field EP वेक्टर। फिर से रिपीट करो। द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व एट पॉइंट P gives the direction of the field EP वेक्टर। ये देखो EP वेक्टर लिखा है, ठीक है, एट द पॉइंट P। कहाँ से छूट गया? फिर से बोलो। द टेंजेंट ड्रॉन, शुरू ही किया है हे भगवान, टू दिस कर्व जल्दी बोल रहे कि एट द पॉइंट P। सृजन लिख लिया, देख रहे हो सृजन का दिमाग एकदम। एट पॉइंट P gives the direction of the field EP वेक्टर। ये बात आ गया समझ में? एट पॉइंट P सिमिलरली एट पॉइंट P फुल स्टॉप। सिमिलरली द टेंजेंट एट पॉइंट Q like this, the tangent at point Q gives the direction of the field EQ vector। परमिता सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? कौशल, तानिया, आशीष, इच्छुक? हाँ सर। यस सर। हाँ तो हमने बोला सिमिलरली द टेंजेंट एट द पॉइंट Q gives the direction of the field EQ vector at the point Q एंड सो ऑन। ठीक इसी प्रकार अगर हम R पॉइंट पे देखेंगे तो इसके टेंजेंट के अलाउंग यहाँ पे, मतलब ये मान लो ऐसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ER वेक्टर,
नहीं हो जाएगा तानिया, जितने भी हाँ at the point q gives the direction of the field eq vector at the point q and so on। ठीक है, ये फिगर बना लीजिए। कुछ खास नहीं है ये चीज, परंतु कुछ खास है। कुछ खास इसलिए नहीं कि इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझा। लेकिन खास ये है कि एग्जाम में आते हैं। नहीं ये नहीं लिखेंगे, तो हमने ये बताया, प्रॉपर्टी बताया, तो अगर एग्जाम में आएगा तो फर्स्ट वाला पॉइंट लिख देंगे। आप अगर आपके पास टाइम है, खाली है वैसे, तो लिखते जाइए पूरा लिख दीजिए, तुक लगा दीजिए। पेपर को रखना है तो हाँ रख दीजिए इसे। वरना अगर मुद्दे की बात करेंगे तो जो पूछा है वो लिखिए, तो अभी आगे लिखा रहे। हाँ लेकिन ये हुआ कैसे, कैसे डायग्राम बना, क्या है इसमें, ई क्या है, ई क्यू क्या है, ये सब जानने के लिए आपको तो लिखना पड़ेगा ना एक बार। कॉपी में लिखाया हुआ हर चीज एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चीज ऐसे जो अपने दिमाग में लिखना है, कुछ चीज ऐसे है जो प्लान करके, मतलब अच्छे से सीख के रखना कि भाई इसको एग्जाम में लिखना है। क्या कर रही है सानिया, इसलिए तेरा ना ये ऐसे फूल के ऐसा हो गया है। इसमें बार बार उंगली घुसाएगी तो ये, मतलब देखो लड़की लोगों का क्या होता है, थोड़ा पिचको जैसा होता है, देख सबका, और तुम्हारा क्या अंदर से बड़े बड़े छेद होल। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मतलब इससे तुम अब याद रखेगा कि तो तुम देखो, मतलब देखना मिरर तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ देखना ऐसा हो गया इतना बड़ा, ऐसा मत करो, ये गलत आदत है। सही है ना रे? मैं भी करता था बचपन में, अभी भी कभी कभार कर लेता, परंतु ये मेरे लिए भी गलत आदत है। ठीक है, आगे लिखो। द लाइन ऑफ द फोर्स डू नॉट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, द लाइन ऑफ द फोर्स डू नॉट, द लाइन ऑफ द फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट। यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स जो है रियली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये द लाइन ऑफ द फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट बिकॉज दे आर इमेजिनरी कर्व। फुल स्टॉप। Yet the concept of weight, yet the concept of line of force is very useful. So get the concept. Concept of lines of force is very useful. कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज वेरी यूजफुल। ये देखो ये इमेजिनरी करवा, यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो रियली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इनके बारे में जो जानकारी है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो फुल स्टॉप आगे लिखो। माइकल फराडे गिव, तो माइकल फराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो लिखो आगे। माइकल MICHAEL, MICHAEL, फराडे FARADAY, ऐसा ऐसा नाम होता है। तो gave simple explanations for many of his discoveries, for many of his discoveries। कितना अच्छा नाम सृजन होता, अभिजीत होता उस टाइम पे। फॉर मेनी ऑफ हिज डिस्कवरीज, ब्रैकेट के अंदर लिखो, डिस्कवरीज के बाद ब्रैकेट डालो, उसमें लिखो इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ब्रैकेट क्लोज, in term of such line of force, in term of such line of force, in term term of such line of force। अब जो लिखा रहे हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ससुराई हर बार आता है। लिखिए प्रॉपर्टी एकदम 3-4 स्टार लगा दीजिए। एक बार की याद है सानिया, तेरे जेनवी वाले किसी बच्चे का एक बुक था, उसमें 17 स्टार एक क्वेश्चन पे लगे थे। किसी को दिखाया था ना, मैंने उसका स्टेटस दिया था। वो दीपायन के पास कोई एक बुक आया था मैथ का, इंटीग्रेशन का, जो मैथ के जो तुम नहीं हो, तो चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन पे 17 स्टार लगे हुए थे। बात समझो, किसी बच्चे ने लगाया था, तो उसको फोटो खींच के स्टेटस लगा थे, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। और वो आ गया एग्जाम में फिर से। हाँ बोलो, कौन सा वाला? नहीं तो बोला था।
देखिए सर जी, बात ऐसी है कि इसमें बोला गया कि ये जो है इमेजिनरी कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स जो है रियली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये मतलब बहुत मायने रखता है, ये पढ़ना पड़ेगा। और ये आप बोलोगे कि फोर्स दिखाइए तो नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद माइकल फैराडे ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर बहुत सारे डिस्कवरी किए, और इनको जो तुम्हारा लाइन ऑफ फोर्स है इनके बारे में आगे बताया। तो आगे जो बताया वो आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब इनमें कुछ भी नहीं है, ये जो तुमने अभी लिखा इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक तरह का हिस्ट्री की, इसके बाद ये, इसके बाद एक तरह का बायोलॉजी। हाँ, ये बताया समझ में। अब जो पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला, अब जो है इम्पोर्टेंट, अगर तुमसे पढ़ता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले जो हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा ये लिखोगे, अगर समय है तो, और उसके बाद प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं है समय तो सीधा प्रॉपर्टी लिखेंगे, मार्क्स तो बराबर ही मिलने हैं, मार्क्स इक्वल ही मिलेंगे। तो बोलोगे कि सर तो ज़्यादा क्यों लिखे, ज़्यादा लिखेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं ना इसलिए। क्या हुआ, बोलो हमें भी बताओ यार। कह रहा था अगर जो पेपर चेक करेगा उसमें बहुत अच्छा होगा। हाँ, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी 4 है, 3 नंबर का ये पूछे जाते हैं, तो 4 प्रॉपर्टी लिखेंगे, सफिशिएंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पहले हम पढ़े कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इनके जो कर्व है वो कैसे बनाए, कैसे क्या क्या हमें स्टडी इसके अंदर करने वाली, ये सब पढ़ी, मतलब एक तरह से हिस्ट्री नहीं कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी की। तो ये सब कर रहे थे। जैसे न्यूटन था, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था तो एक सेब गिर गया। पता है, अब आने वाले अपने जनरेशन का नाम ऐसा ही रखना चाहिए, न्यूटन रखना चाहिए, रदरफोर्ड रखना चाहिए, ताकि हाँ, ताकि आने वाले टाइम में ना वो पॉपुलर हो जाए। आलू का बोरा भी लगना चाहिए। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो जैसा कि तुम सबने बताया था, 2-3 पॉइंट तो तुम ही लोगों ने बता दिया ना। तो पहला पॉइंट लिखो, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आएंगे एग्जाम में। द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, स्मूथ, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। लाइन ऑफ कर्व जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, एक स्मूथ कर्व होगा, ऐसा नहीं उतार चढ़ाव होंगे, और बिना ब्रेक के होंगे, एक जगह ऐसी, पहले भी बनाए हुए हैं। लाइक दिस, अच्छा, मतलब हाथ से मैं तो सर्कल बना देता हूँ हाथ से एकदम पूरा एकदम। अभी थोड़ा हिल गया, मतलब कोई भी चीज बोल के करो तो नहीं होता है, लेकिन बिना बोले करो तो सुंदर बन जाता है। वो यूट्यूब में मतलब ऐसे करके बनाया जाता है, पूरा एकदम रेडियस नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना, वो यूट्यूब पे जब हम भी पढ़ाते थे ना, तो हमारा क्लास भी देख रही है पेन टैग, उसमें क्या होता है ना, जैसे देखो हम सर्कल बनाने हैं ना, कुछ भी ये ऐसे भी कर दिया ना, सर्कल पे क्लिक कर दिए, पेन को सर्कल पे ले जाके कर दिया, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे भी कर दिए तो भी सर्कल ही बन जाएगा। नहीं, वो स्मार्ट बोर्ड नहीं, ऐसे चौक से। अच्छा, ऐसे करके ये वाला जो जॉइंट है ना, ऐसे ऐसे वाला जो जॉइंट है ना, वो पूरा एकदम 360 हो तो गया, घूम तो गया। क्या बोलते हैं, मैं सुनाऊंगी कहानी और तुम लोग सुनोगे सुपरमैन की जवानी। रोशनी मैम क्या कहती है? जवानी मैं भी सोच रहा था जवानी सुनेगा। देखो शिप्रा मैम इसकी ये कहती है, तुम्हारी कौन सी मैम है? कृति मैम, रितु मैम, वो क्या कहती है? आया चुप। रितु मैम क्या कहती है? कुछ नहीं कहती। और रोशनी मैम क्या कहती है? रे रोशनी मैम कहती है कि हाँ आया चुप, बोलने दे। नहीं, रोशनी मैम कहती है कि यहाँ पर ही होगा आपके सभी डाउट का क्रिस्टल क्लियर। डॉट नेट है क्या? डॉट नेट में पढ़ाती है? लर्न एंड हब। अच्छा, क्रिस्टल एंड क्रिस्टल क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है। नहीं, ये बोलते हैं कैसे, मतलब क्रिस्टल ऐसे ही। कौन सी मैम चिल्लाती है?
अच्छा लिखो, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी जेट। पहला पॉइंट याद हो गया? हाँ सर। अब ये तो याद करने की कोई बात ही नहीं है, अपने आप याद है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट, टीकू ने बोला था, नहीं सानिया ने बोला था, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, ये बोली थी ना रे, एंड इन एट नेगेटिव चार्जेस, एंड इन एट नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज and end at negative charges. They cannot form closed loop. ये बात बोला था दुष्यंत सिंह, मतलब बंटी। सर ये ठीक है, नहीं सर, सेकेंड पॉइंट ही बोल रहे हैं, फिर से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है लाइन ऑफ फोर्स और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, उसी में। ठीक है ना? हाँ, पॉइंट 2 ही चल रहा है, मैं बोल दूंगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, और वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। आप जो ऐसे लेंगे सर्कल बना देंगे, ऐसे तो नहीं होगा, मतलब ये ऐसे ही होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो एक क्लोज लूप बनाते हैं भाई ये नहीं, मैं ऐसे मैग्नेटिक वाला से मत कंपेयर कर मैं अभी। ऐसे बोल हाँ रहा हाँ, वो बनाते हैं। चलिए, हो गया। cannot form closed loop, full stop. If there is a single charge, if there is a single charge, हाँ कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। अरे पॉइंट नंबर 2 ही चल रहा है, मैं हाँ। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, देन द लाइन ऑफ फोर्स, then the line of force will start or end at infinity. अगर सिंगल चार्ज होता है तब क्या होगा? ये स्टार्ट भी एंड भी इन्फिनिटी पे ही होगा। ठीक है, एक ही चार्ज है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 अच्छे से आगे याद हो गया। देखिए, बोले ना ये आसान है, पहले वाले में यही बोल देते कि ये समझ में नहीं आने वाली, ये कहानी है। आगे लिखिए पॉइंट नंबर 3। अगर ये नहीं लिखाते तो बोलते कि सर बुक में तो इतना सारा लिखा, आपको कुछ नहीं लिखा है, तो फिर थोड़ा सा कुछ करने के लिए लिखाना पड़ता है। थर्ड नंबर पॉइंट लिखिए, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स। पॉइंट नंबर 3, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स। बोर्ड के पास जाके अगर बोलता हूँ तो आवाज़ नहीं आएगा, इसलिए कैमरे के पास आके बोलना पड़ रहा है। बच्चे हमारा फोटो नहीं देख रहे होंगे अभी। आपका ई वाला हेयर दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अभी दिखती है। हाँ, उससे क्या होगा? चलो, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स, the tangent to a line of force at any point gives the direction of the electric field at that point. Of the electric field at that point. Full stop. ये पॉइंट है समझ में? द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स, मतलब लाइन ऑफ फोर्स पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये बताता है कि उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है। आ बात समझ में? ठीक है, तीनों पॉइंट याद हो गया। इतना आसान चीज आएगा 3 नंबर में। देखिए 4 नंबर पॉइंट, किसने बोला था इंटरसेक्ट नहीं करता है? पीकू ने। 4 लोगों ने बोला था, मिलके 4 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी पूछ के करोगे क्या एग्जाम में? भाई तू बता अपना वाला। नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। 2 लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन कौन दे सकता है? बताओ। क्योंकि वो बिल्कुल सही पता है। एक पॉइंट से दो टेंजेंट तक ड्रॉ नहीं करेंगे। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक ही। अगर 2 कर दिए तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन लिखेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनिए कि व्हाई 2 लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर ये पूछते तो क्या लिखेंगे? रीजन लिख लीजिए इसका। पॉइंट नंबर 4 के नीचे रीजन लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 4 के नीचे रीजन। सुन मेरी भाई, ओए हला नहीं। पॉइंट नंबर 4 के नीचे रीजन लिख रहे हैं, क्योंकि अगर यही चीज हमसे, मैंने क्या बोला, कुछ भी पूछा सकता है। और तुम लोग
गलत फहमी का शिकार मत होना, किसी का बात मत सुनना, चाहे वो कीर्ति मैम रहे, चाहे वो रोशनी मैम रहे, चाहे वो ऋतु मैम रहे, रोशनी मैम चाहे सिप्रा मैम रहे। देखो सभी लोग सुनो, सुनना, देखो सुनना सबका बात, पढ़ाई सबका सुनना, लेकिन वो जो तुम देख रहे हो क्या है, पहले का वीडियो है, क्या है, अभी का लाइव क्लास तुम उनकी देख नहीं रहे। अभी जो है सिलेबस चेंज हो गया, इस सिलेबस नहीं चेंज हुआ, सॉरी सिलेबस नहीं चेंज हुआ, सिलेबस वही है, पैटर्न चेंज हो गया। अब जो तुम सोच रहे हो जो जो चीज़ बोलती इंपॉर्टेंट, वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछने का ढंग बदल जाएगा। तुम जो सोच रहे हो कि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर करके हम चमत्कार कर देंगे, वो नहीं होने वाला है। मैंने क्या बोला कि 60% मतलब भूल गया फिर से मैं, जितना मतलब मोर देन 50% जो है तुम्हारा जीके नहीं आएगा, वो तुम्हारे नॉलेज कॉन्सेप्ट को चेक करेगा। तो मान लेकर ये चीज पूछ दिया कि 2 लाइन, ओए 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्यों? लिखो, तो पीकू लिख देगी, लिखो पीकू लिखेगी, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी 2 टेंजेंट। यही बात बोली थी ना पीकू? मैंने बोला था दूसरे मतलब कि और हाँ, तो चल दोनों का मैं मिला के बोल देता हूँ, ठीक है? ठीक, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी 2 टेंजेंट, there will be 2 tangent at the point of intersection, at the point of intersection, at the point of intersection, and hence hence two directions of सर 2 टेंजेंट के बाद repeat कर रहा हूँ, if they intersect then there will be 2 tangent at the point of intersection, 2 tangent at the point of intersection, and ये परमिता रियांग पूछ रही है ना? अच्छा तानिया से, अच्छा तानिया क्यों नहीं, तो आती थी ना रात को। and hence two direction of the electric field at the same point, फिर से बोल रहा हूँ, hence two direction of the electric field, एक ही पर तुम 2 वर्ड सुन लेते हो, पूरा सेंटेंस सुनो इसके बाद लिख डालो, फिर सुनो पूरा। 2 डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए, एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। अगर 2 मतलब देखो, मान लो कि ये देखो, अगर तुम इसका डायग्राम भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैंने बोला कि 2 कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दो, मान लो कुछ ऐसा ही होगा, मान लो एक हो गया ये कर्व, एक हो गया ये कर्व, मान लो भावनाओं को समझो। तो इस जगह पे अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस कर्व के द्वारा, इधर, इस कर्व के डायरेक्शन मतलब इस कर्व के अकॉर्डिंग, देखिए ये कर्व नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ना? क्या ये पॉसिबल है? एक पॉइंट पे यार इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, 2 डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? हाँ एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन? नहीं एक्सेप्शन नहीं लाना है यहाँ पे, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं ना। अरे वो मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, ये मतलब यहाँ पे तुम लिखो, तुम लोग देखेंगे, एल्जेब्रिकली मत ले जाओ, एल्जेब्रिकली नहीं ले जाओ। मतलब सुनो, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु उन्होंने भी रिसर्च किया, उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा। किसने बोला? माइकल फ्राइडे ने, और उसकी बात तो हम मान लेते हैं, माइकल। तो 4 पॉइंट सीख लिए, 5वां पॉइंट में जानेंगे या छोड़ दें? तो लिखिए, ये बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, नहीं, समझ दिमाग में आ गया ना? ये तो मैग्नेटिक जैसा है। लिए पॉइंट नंबर 5, द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज, the line of force are always, the lines of force are always, point number 5, the line of force are always normal to the surface of the conductor, the line of force are always normal to the surface of a conductor on which the charge are in equilibrium, on which the charge are in equilibrium। लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? क्यों बता रहा हूँ, द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, जिसपे मतलब उस कंडक्टर में जिनमें चार्ज इक्विलिब्रियम में होते हैं। आई बात समझ में बता रहे, रीजन भी दे रहे हैं, लिखिए रीजन।
घबराइए मत, ऐसा मुंह बना के देखते हैं जैसा इसको जवाब ही नहीं मिलने वाला है। लिखो, रीजन लिखो इसका। इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, if the line of force are not normal to the conductor, then the component of the field parallel to the surface, repeat कर रहा हूँ, if the line of force are not normal to the conductor, then the component of the field E vector parallel to the surface would cause the electrons to move and देखिए would set up a current on the surface, रिपीट करिए। फुल स्टॉप। बट हाँ रिपीट कर रहा हूँ, शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, देन द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ई वेक्टर पैरेलल टू द सरफेस वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड वुड सेट अप अ करंट ऑन द सरफेस। हो गया, सरफेस पे करंट मतलब आ जाएगा। और सुनो, मतलब बट नो करंट फ्लोज इन द इक्विलिब्रियम, but no current flows in the equilibrium condition। देखो कोई भी स्फीयर, मान लो एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया, इसमें मतलब इक्विलिब्रियम में, मतलब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पे जो होगा वो परपेंडिकुलरली होंगे फोर्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली होंगे। अगर मान लो कि नहीं हुए, बट नहीं हुए तब क्या होगा? मान लो ये परपेंडिकुलरली ना होके ये ऐसे है, रूल तो कहते हैं परपेंडिकुलरली होगा। अगर ऐसे है तो फिर क्या होंगे? इनके दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऐसे। हाँ आशीष, क्या हुआ आशीष? अच्छा ठीक है, कल मतलब देख लेना बाद में, अभी खत्म ही होने वाला है, 15 मिनट और चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, नोट्स भिजवा देता हूँ, और वो आसानी से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, नहीं देखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और सुनना, आवाज़ सुनाई देगा, आवाज़ सुनाई देगा, डाटा नहीं है तो भी आवाज़ सुनाई देगा, आवाज़ सुनो। नहीं दे रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, काट दो। फिर कुछ ऐसा है, पता नहीं इसके साथ क्यों आया, कि अगर तुम्हारा इंटरनेट खत्म हो गया ना तो वीडियो नहीं देखेगा, आवाज़ सुनाई देगा। आवाज़ समझ में? हाँ एक काम करना, अभी जो मतलब पॉइंट नंबर 5 पढ़े हैं उनका कौन भेजेगा ग्रुप में? अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना पॉइंट नंबर 5, किसका हैंड राइटिंग अच्छा? पीकू तू भेज दे, तेरे पास तो फोन ही नहीं है। तू अपना दिखा हैंड राइटिंग कैसा है? इसका अच्छा है। अरे इसका तू अपना दिखा, अरे ओए ए बी दिखा ना, खतरनाक वाला ही तो चाहिए। इतना खतरनाक मतलब दिखा नहीं दिखा, समझ जाएंगे। तेरा तो अच्छा है ना, रिया का अच्छा है। रिया ही भेजेगी, ठीक है। वो देख आशीष ने तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया, इतना बड़ा पीडीएफ बना के भेजा, उसको भी तो भेजना है ना। हाँ 0.5 भेजना है। सानिया का तो बहुत अच्छा है रे। अरे सबसे अच्छा तो सानिया का है, सानिया भेजेगी, इसलिए चुपचाप बैठी, देख कितना अच्छा है। सनिया मनी मन बोल रही है कि मनी मन मुस्कुरा रही है, हमारा भी तो प्रशंसा कर लो। हाँ सुनिए, ये देखिए, अगर ये इधर की तरफ हुआ, मान लीजिए इधर की तरफ हुआ, भाई सुनना, तो इसका जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है, इनके वजह से तो स्टेबल में था, इक्विलिब्रियम में था, लेकिन ये जो है इसके वजह से टेंजेंशियल। एक बात हाँ तो बस समझ, हाँ मुझे समझ में नहीं आया। देखो क्या बोला कि द लाइन ऑफ फोर्स, सुनो, अरे सुनो,
द लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए कंडक्टर है, इस पे जो लाइन ऑफ फोर्स होगा, ऐसा रूल है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और आगे कंडीशन क्या लगा दिया गया, मतलब ऑन विच, वैसे कंडक्टर में जिन पे चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, चार्ज क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो इस पे परपेंडिकुलर होंगे लाइन ऑफ फोर्स। आया बात समझ में, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये देख परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे देख इस वाली जगह पे परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा। कोई भी सर्कल पे सेंटर से जो तुम रेडियस मिलाते हो, तो रेडियस जो होता है सर्कमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर होती है, ये बात नहीं पता है? सर यहाँ पता है पर तो ना? सर्कल तो कहाँ अरे सर्कल नहीं है यार, कंडक्टर लिया है, कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर। सर्कल कहाँ से, हमने बना लिया कि भाई ऐसा मान ले, एक समझाने के लिए। आया बात समझ में? तू ऐसा वाला कंडक्टर लेगा तो इसमें भी ऐसा ही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। प्लस साइन होने से तो इक्वल माइनस हाँ 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 होगा, माइनस भी होने से होगा, ठीक है। नहीं है समझ में? तुम बोलोगे कि सर स्क्वायर वाला ये देखना ऐसे होगा, नहीं बात समझ में? ऐसे थोड़ी बना पाएंगे, ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बनाएंगे हवा में? समझ में आया? तो ये बात बोला कि देखो सुन, रीजन में बोला गया है इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर। अगर ये देखो ये नॉर्मल है, अब बोला गया कि अगर ये नॉर्मल ना हो, ठीक है, ये नॉर्मल ना हो, ये थोड़ा एंगल पे, मतलब कुछ एंगल पे हो, ये इमेजिन नहीं कर पाओगे, मतलब 3D में आ जाता है। मान लो कुछ जैसे ऐसे ना हो क्या, ये कुछ ऐसा मतलब कुछ घूम जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इनके दो कंपोनेंट निकलेंगे। एक तो देख इधर पे सुनना, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट, इमेजिन करो इसको, इमेजिन करो, दिखेगा नहीं डायग्राम में। एक तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो नॉर्मल होगा, पता है ना, खड़ा होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा, ये बात लिखा है। तो देखो आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ई वेक्टर पैरेलल टू द सरफेस वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन टू मूव। तो देखो जो मतलब वर्टिकल है वो तो उसको इक्विलिब्रियम में मदद करेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो जिससे क्या हो जाएगा, सरफेस पे करंट आ जाएगा। अब इसी बहुत इस पे भी आप समझ में, तो सरफेस पे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। और जब करंट आ जाएगा, लेकिन ये बोला गया है कि ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज फ्लो नहीं करता है, तो फिर कैसे होगा, इसलिए परपेंडिकुलर ही होगा। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आगे अच्छे से हाँ बोल, बनाओ। ये भी सरफेस ले सकते हैं, कोई भी सरफेस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ऐसा थोड़ी बोला नॉर्मल है। ही मतलब ये नॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा ना तुम्हारा, द लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स जो होगा ना नॉर्मल होगा किसी भी सरफेस पे। अगर नहीं है, मान लीजिए ऐसे है, तो एक तो होगा ये वाला कंपोनेंट, एक होगा ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला तो इसको चलो इक्विलिब्रियम में लाया, ये वाला जो है ना इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा इस पे, तो करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में जब कोई सरफेस मतलब बोला गया कि है चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें तो फ्लो नहीं करना चाहिए, तो कर रहा है, तो मतलब गड़बड़ है। चला था अब कुछ अभी आगे देखो, तो ये तो हो गया तुम्हारा, बाद में पॉइंट और पढ़ेंगे या इतना ही 5 किलो छोड़ दे, हमारे पास तो 10 पॉइंट है, तो ठीक तो है। लिखा ही है सर, और पढ़ेंगे। हाँ। लिखिए पॉइंट नंबर 6। जो अच्छा लगे वो। और जो प्रोसेस जो हाँ वही सबब है, टोटल 10 है, और भी ज्यादा हो सकता है बढ़ाने लिखा से। ही है सर। ज्ञान का व्यंत होता है क्या? हाँ ज्ञान ज्ञान अचीव हाँ, लिखाने के चक्कर में एक ही चैप्टर में लटके हुए रह गए। ज्ञान ऐसा करने से मदद करने से। लिखो पॉइंट नंबर 6, द लाइन ऑफ फोर्स हैव, द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू, the line of force have tendency to contract lengthwise, tendency to contract lengthwise, lengthwise the line of force have tendency to contract lengthwise, full stop. This explains attraction between two unlike charges. This explains attraction between two point charges. मान लो ये देखो, मान लो ये प्लस चार्ज है, अब मान लो कि ये माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो लाइन ऑफ फोर्स जो है, सुनना भाई साहब, समझा रहे हैं यार, ला फिर से बोल देंगे, लिख लेना। मान लीजिए प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में ये जो मतलब डिस्टेंस है, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे लेंथ वाइज, मतलब थोड़ा कम नहीं हो सकते हैं।
होंगे ना? तो यह बात तो हम लिखे, हम कहाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखे। ठीक है। Exemption between 2 points. हाँ, Charges. बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, लाइक मत लिख देना, बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। हाँ? Point बोला था आपने, 2 point charges बोला था। 2 point टू अनलाइक चार्ज मैंने बोला था। Yes, sir. First time unlike बोला था। The line of force have a tendency to contract lengthwise, full stop. This explains attraction between two unlike charges. पॉइंट चार्ज ही तो होता है हर चीज। लिख भी दिए तो गलत नहीं होगा, काटने की जरूरत नहीं है। लिख लिया, अभी काट दिए तो भी जरूरत नहीं है। गलती देखो, मैंने सुनना, पॉइंट चार्ज पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है ना, तो अगर लिख भी दिया, आपका थोड़ा खुद का भी समझ होना चाहिए, आप खुद भी एक अच्छे स्टूडेंट है, तो लिख भी दिए तो दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो भी दिक्कत नहीं है। अनलाइक चार्ज बस लिखना है, लाइक चार्ज मत लिखिएगा, वरना तो रिपल्सन होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला बात नहीं, तब तो एक्सपेंड वाला बात हो जाएगा। तो ये इसको बोलना चाह रहे थे। तो क्या? सर और एक पॉइंट तो हम हाँ, बढ़ा के लिख अट्रैक्शन सकते क्या? हैं ना। हाँ, बढ़ा के लिख सकते पर लिखना नहीं। सुन, अगला पॉइंट लिख, वो भी समझ जाएगा कि तुक लगा रहा है। क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 7 नंबर, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड laterally the line of force have a tendency to expand laterally laterally so as to explained sorry expand, गलत बोल रहे, सही बोलते, एक्सपेंड होगा नहीं यार, एक्सपेंड लेटरली सो एज टू एग्जर्ट, 3-4 बार पूछते हो ना तो तुम्हारे एज टू एग्जर्ट, सो एज टू एग्जर्ट, फिर से रिपीट करो, ऑनलाइन वाले को हैंग मार गया होगा। सुन, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी, मतलब लाइन ऑफ फोर्स जो होता है उनके पास टेंडेंसी होता है टू एक्सपेंड लेटरली एक्सपेंड करने की टेंडेंसी होती है। सो एज टू एग्जर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन नेबरिंग लाइन ऑफ फोर्स, so as to exert exert a lateral pressure on a neighboring line of force, neivering line of force, neighboring line of force, full stop। जो तुमने अट्रैक्शन वाला पॉइंट लिखा था अभिजीत, जो कहना चाह रहा था उसी का उल्टा है ये रिपल्सन वाला, तो लिख लीजिए, दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। हो गया खुश? अब खुश रहिए। नेबरिंग लाइन ऑफ फोर्स लिख लिए, आगे लिखिए, दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। हाँ, लाइक चार्जेस भी लिख सकते हैं, कोई सिमिलर चार्ज को लाइक चार्ज ही बोलते हैं। अब इसका कहना है कि सर उसमें अनलाइक लिख दिए तो इसमें सिमिलर क्या लिखिए, उसमें लाइक लिखिए, तो लिख दीजिए कापी को। हाँ बोल। एक बात बताओ, दिल की बात, एक मन की बात बता दे रहा हूँ, पीकू जो पहली बार आई थी ना पढ़ने, तो मुझे लगता था कि बस ठीक ठाक स्टूडेंट है, अच्छी स्टूडेंट, मतलब अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि पीकू टॉप कर सकती है। मतलब ये बेइज्जती नहीं करा रहा हूँ तेरे। देख, दीप्ति के बारे में मैंने बोल दिया था कि दीप्ति के बारे में ऐसे मजाक में बोला, मैंने बता रही थी ना परिमिता कि दीप्ति तेरे को देख कैसा लग रहा है, मतलब अच्छे से पढ़ती थी, तो लगा कि अब तू टॉप कर सकती है, तो सच में टॉप कर गई। तो हाँ, तो इसीलिए तो, और अपने देखो, आराम नहीं करना है, अपने को और भी अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है ना, और उससे तुम्हारा रिजल्ट और भी अच्छा होगा। जलस फील करने वाले बच्चे तो करते ही रहेंगे, वो तो होता ही है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, हर कोई कितना भी बड़ा दोस्त क्यों ना हो, दोस्त ही सबसे ज्यादा जलस फील करता है, यही सच है, जिंदगी का गूढ़ रहस्य है जो तुम लोग शायद ना जान पाए होंगे। ठीक है, एक गाना भी है, सुनना, अच्छाई की राह जब कोई अपनाता है तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। टॉप करने के 2 तरीके हैं, या तो खुद अच्छे मार्क्स लो या दूसरे को कम कर दो। जब दोस्त फेल होते तब भी बुरा लगता है, और जब दोस्त टॉप कर जाए तो और बुरा लगता है। हाँ, तो वही बात है, तो बस ऐसा ही होता है। देखो
यहाँ तक कि हम अपनी भी बात बता रहे हैं, सुनना। मेरा जो दोस्त था, मतलब मेरे जो क्लासमेट था, वो उतना तेज नहीं था पढ़ने में, लेकिन फिर भी कभी कभार जलस फील हो जाता था। आया बात समझिए, ये मतलब ऐसा, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं, मतलब जो रूममेट होते हैं, अकेले थोड़ी रह सकते हैं। हाँ, अपने दोस्त ने बोला था कि तुम लोग अकेले नहीं सो सकते हो, तो अब अभी क्या बोला? नहीं, कहने का मतलब रूममेट मैंने बोला, बेडमेट नहीं बोला। तुम लोग बेडमेट हो ना। सुनो, अच्छा, हम लोग रूममेट थे, मतलब 2 बेड अलग अलग होते हैं, वो अपने बेड पे, हम अपने बेड पे। शायद बेड ज्वाइन कर लेते थे। ऐसे नहीं कर सकते थे गलती से। अब बताओ, देखो सुनो, हमारे साथ जो भी हुआ है ना, सब अनोखा हुआ है। जो कॉलेज लाइफ का बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग का, देखो बात आ जाती है धर्म पे भी। तो एक जो लड़का था, उसको हर, देखो कुरुक्षेत्र कैसा जगह, धर्मों का जगह, वहाँ पे तुमको ऐसा मानना है कि एक बार जब हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, बहुत पहले की बात है, तो सरदार लोग एकदम पगला गए थे, और एक तरफ से जितना मुसलमान पूछा, मार दिया, काट दिया सीधा। ऐसे काटते काटते यूपी के नियर बाई एरिया तक आ गए थे। तो वहाँ पे कोई पुल था, देखो डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है, कौन पुल, कैसा पुल, कितने ईस्वी में, ये नहीं पता, परंतु ये स्टोरी सही है। तो क्या हुआ, उसको बम से उड़ा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये लोग इधर ना आए। मतलब एक ऐसा आक्रोश आया था उनके अंदर। गदर मूवी नहीं बनाया इस पर, थोड़ा सा बेस्ड है, तो पूरा सफाया कर रहे थे। तो उस एरिया में, मतलब जो जाओगे ना कुरुक्षेत्र के सर में, तो जैसे मतलब मुसलमान ना के बराबर मिलेंगे, मतलब हाँ, मतलब 0.0001% कह सकते हैं, देखना सर्च करके गूगल पे, बहुत कम। तो वैसे जगह पे मान लो गलती से, हर बच्चा को तो ये बात पता नहीं है, एक लड़का था जो मुसलमान था, 2 थे एक्चुअली, तो मतलब 3 थे, तो 2 जो थे वो सीनियर थे, वो दोनों एक साथ रूम लेके रह रहे थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता था, वो जम्मू के थे। एक जो था वो इधर का ही था, अपने नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया नहीं कह सकते, मतलब बिहार का ही कह सकते हैं। तो उसके साथ बहुत जुल्म होता था, मतलब हमेशा उसको गुज्जर सब उधर जाता होता है ना, वो सब परेशान करते थे। हर जगह के बच्चे होते थे, परंतु देखो फिर भी लोग अपने, अब देखो जामिया इस्लामिया कोई एक यूनिवर्सिटी है, मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि उसमें सारे मुस्लिम लोग ही पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं। लेकिन एक बात पता है, मतलब हिंदू के साथ वहाँ पे हमेशा झगड़ा लड़ाई ये वाला बस सिस्टम चलता ही रहता है। ये मानता हूँ तेरे बात की, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, परंतु फिर भी ये चलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मतलब हिंदू का जनसंख्या कम है एज कम्पेयर टू द मुस्लिम। ये बात तुम जाके सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसी प्रकार थोड़ा सा धर्म वाली बात आ जाती थी, तो क्या होता था, मुसलमान होना गुनाह नहीं है, या फिर कुछ भी होना गुनाह नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक होता है ना दिखावा करना, ढोंग करना, उससे सब चिढ़ता था। वो करता क्या था, इतना लंबा सा दाढ़ी रख लेता पहली बात, तो दाढ़ी से सबको मतलब गुस्सा आता था। उसके बाद फ्राइडे के दिन एकदम कुर्ता पजामा पहन के निकल जाता था। यार कॉलेज के बच्चे, यार कॉलेज वाला फीलिंग रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि अंकल जी आ गए अपने रूम में, नया बात समझ। तो बच्चा जिसके साथ भी उसको रूम देता था उससे झगड़ा हो जाता था। ऊपर से क्या, पढ़ने का टाइम है, बच्चे के लिए क्या है धर्म, पढ़ाई करना। बच्चे के लिए धर्म क्या है, पढ़ाई करना। अब वो क्या करेगा, सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे कोई बच्चा पढ़ रहा है, और ऊपर उठेगा, किताब नहीं उठाएगा, कुरान निकालेगा, पता नहीं क्या क्या झुक झुक के पूरा। गलत नहीं बोल रहा हूँ, हम भी धार्मिक बुक पढ़ते हैं, परंतु ठीक है आप पढ़ रहे, मन ही मन पढ़िए ना। अब चिल्ला चिल्ला के कहता, ऐसे में एक ने भगा दिया उसको रूम से, दूसरा बच्चा बोल रहा है कि हॉस्टल ही छोड़ दे, ऐसे करते करते सब उसको, लास्ट में वो सुधर गया, लेकिन तब तक रेपुटेशन खराब हो चुकी थी। लास्ट में दाढ़ी कटा के क्लीन से करवाया, मतलब सारा ड्रेसिंग व्रेसिंग सब चेंज किया, वो सब भी बंद किया, लेकिन तब तक रेपुटेशन खराब, उसके साथ कोई रहना नहीं चाह रहा था, तो उसको रख दिया हमारे साथ। अब तुम बोल रहे हो ना एक बेड वाली बात, इस पे बता रहा हूँ। तो हमारे रूम के बाहर गेट पे रात को लिख देता था गैस चैम्बर। आया बात समझ में, वो जो 3 इडियट में देखो रियल में बिकता था, हिंदुस्तान नक्शा बना देता था, पाकिस्तान, वो मुस्लिम हम हिंदू, तो हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान, मतलब ऐसे ऐसे मतलब कमेंट चलते रहते। तो हमने उसको, हमने 3 साल पला उसको अपने साथ रख के, मतलब अपने साथ रखा, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। उसके बाद वो सुधर गया, फिर बाद में सब लोग उनके साथ मतलब अच्छे से रहने लगे। 8 पॉइंट हुआ 7 पॉइंट कंप्लीट। 1 पॉइंट लिखो, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। ये बात किसने बोला था, पास रहने वाला, दूर रहने वाला बात, हाँ पिकू ने बोला था, लिखिए। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लैंड ऑफ फोर्स गिव अ मेजर ऑफ, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ, gives a measure of the strength of the electric field. जल्दी जल्दी लिखो, टाइम कम है। The relative closeness of the line of force
Give a measure of strength. Give the measure of the strength of the electric field in any region. Of an electric field. Of the electric field in any region. Full stop. The line of force are स्टार पॉइंट डाल के लिखना, 3 पॉइंट बना देना, सब पॉइंट इसके अंदर. क्लोज टुगेदर in a strong field. क्या लिखा? एनी रीजन लिख लिया. इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो द लाइन ऑफ फोर्स आर, इसके बाद सब पॉइंट बनाओ. द लाइन ऑफ फोर्स आर, सब पॉइंट बना दो. क्लोज टुगेदर इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्या होता है? लाइन बहुत सारे क्लोज होते हैं, मतलब एकदम ऐसे, मतलब इस प्रकार से, समझ रहे हो? मतलब काफी क्लोज होना, एक बंडल के टाइप में होना. ठीक है. दूसरा पॉइंट कि फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा तो लाइन जो होंगे काफी दूर दूर होंगे. क्या होंगे? दूर दूर होंगे. एक होता है यूनिफॉर्म फील्ड. यूनिफॉर्म फील्ड मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. ठीक है. पैरेलल एंड इक्वली spaced in a uniform field. हो गया. पॉइंट नंबर 9, द इक्वली स्पेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड. पॉइंट नंबर 9. अब तो बोर्ड नहीं चमक रहा है, वो लाइट ऑफ है तो इन दोनों लाइट से नहीं चमकता है. द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट pass through a conductor because the electric field inside a charged conductor is zero. Inside a charged conductor is जीरो. तो इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो गया. अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ डिफरेंट चार्ज कंडक्टर. ठीक है. तो ये हम अगले दिन करेंगे. ठीक है. इसके आगे अगले दिन. आज की क्लास में इतना ही. जय हिंद, जय भारत. हमें दिखाते हैं. आपको दिखाया जाए? आपको दिखा दिया गया. अरे बच्चा लोग लिखा था कि नहीं रे? मैंने तो कैमरा हटा दिया. स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से. परमिता, गुड नाइट.